नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 16, 17 और 18 की आज हम बात करेंगे। कार्यपत्रक 16 विषय वस्तु है परमाणु की संरचना, अधिगम बिंदु है इलेक्ट्रॉन वितरण। प्रथम क्वेश्चन दिया हुआ है, रदरफोर्ड द्वारा एल्फा कण का ही प्रयोग क्यों किया गया, समझाइए। तो एल्फा कण द्विधन आवेशित हीलियम कण होते हैं। इनका द्रव्यमान 4 म्यू होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन एल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यानी रदरफोर्ड ने एल्फा कणों का ही प्रयोग क्यों किया गया, तो ये इसलिए किया गया कि ये द्विधनात्मक होते हैं, यानी हीलियम कण होते हैं और इनका द्रव्यमान 4 म्यू होता है और ये तीव्र गति से चल सकते हैं, इसलिए एल्फा कणों का उपयोग किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए। वैसे पुस्तक में बहुत स्पष्ट चित्र दिया हुआ है, यहाँ उतना स्पष्ट नहीं है क्योंकि स्थान कम है, इसलिए सोने के कण है वो दर्शाए गए हैं और उन पे एल्फा कणों की बौछार जब की जाती है तो सोने की परत पर एल्फा कण जब टकराते हैं तो उनमें से कुछ कण है वो सीधे निकल जाते हैं, कुछ कण है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और बहुत कम कण है वो टकरा कर वापस उसी दिशा में आ जाते हैं, यानी 180 डिग्री पर वापस रोटेट हो जाते हैं। तो ये डायग्राम आप अपनी पुस्तक में जो दिया हुआ है वहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद है, रदरफोर्ड प्रयोग के निष्कर्ष संक्षेप में लिखिए। निष्कर्ष यानी रिजल्ट क्या है, तो पहला है परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली है क्योंकि अधिकांश एल्फा कण सीधे ही निकल जाते हैं, यानी ज़्यादातर इसका भाग खाली है, इसीलिए एल्फा कण है वो सीधे ही निकल जाते हैं। बहुत कम कण ऊर्जा से, बहुत कम कण मार्ग में से विक्षेपित होते हैं, अर्थात परमाणु के धनावेशित भाग बहुत कम है, यानी बहुत कम कण ऐसे जिनमें विक्षेप उत्पन्न होता है, अर्थात अपनी डायरेक्शन चेंज होती है, यानी ये इसके नाभिक से टकराकर दाएं और बाएं में विक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात इसके मध्य में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम एल्फा कण है वो 180 डिग्री पर विक्षेपित होते हैं, अर्थात धनायन भाग है वो बहुत कम आयतन में सीमित है। और इसी आधार पर रदरफोर्ड ने नाभिक की संरचना के बारे में बताया था। तो ये था रदरफोर्ड के प्रयोग के निष्कर्ष, रिजल्ट क्या निकाले उसने। और इसके बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां समझाइए। यानी पहला था थॉमसन मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के ये है परिणाम और ये है उसकी कमियां, यानी कुछ चीज़ों को रदरफोर्ड भी नहीं समझा पाया था। वो क्या है, देखो, पहला है इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं रह सकता क्योंकि आवेशित कण गोलाकार कण में त्वरित होगा और ऊर्जा विकृत होगी। दूसरा है, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा और नष्ट हो जाएगा, जबकि वास्तव में परमाणु स्थायी होता है और नष्ट नहीं होता है। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो हमेशा स्थायी होता है, वो नष्ट नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ इसके रोटेट करते हैं तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यदि धीरे धीरे इस प्रकार यदि ऊर्जा चारों तरफ घूमने से ऊर्जा यदि खत्म होती है तो इलेक्ट्रॉन एक दिन नाभिक से टकरा जाएगा और टकरा करके वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में हम जानते हैं कि कोई पदार्थ है वो समाप्त नहीं होता है। रदरफोर्ड अपने मॉडल से इस चीज़ की व्याख्या नहीं कर सका कि इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा कहाँ से आती है और
वो किस ऊर्जा के कारण है, वो लगातार अपने कक्ष में है वो गति करता है। परमाणु ऊर्जा स्तर को दर्शाते हुए चित्र बनाइए। ये परमाणु के ऊर्जा स्तर को दर्शाया गया है। सबसे अंदर नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनको न्यूक्लियस या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उसके चारों तरफ जो पहली कक्षा है उसको 1 से दर्शाया गया है, n बराबर 1, और उस कक्षा का नाम k भी लिख सकते हैं। दूसरी कक्षा है वो L है, जिसको n बराबर 2 से दर्शाते हैं। तीसरी कक्षा है वो M है, जिसको n बराबर 3 से दर्शाते हैं। चौथी कक्षा n बराबर 4 है, जिसको n से दर्शाते हैं। इस प्रकार n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 स्तर तक होते हैं। 7 है वो ऊर्जा स्तर तक होते हैं, जिसको KLMNOP आगे तक हम दर्शा सकते हैं। लेकिन अपने कोर्स के अकॉर्डिंग 4 ही ऊर्जा स्तर है, वो आपकी बुक में है, वो दिए हुए हैं। तो ये था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार ऊर्जा स्तर और कुछ रिजल्ट्स। ये था कार्यपत्रक नंबर 17। अब बात करते हैं 16 और ये है 17। कार्यपत्रक 17 जिसमें विषय वस्तु है परमाणु की संरचना और अधिगम बिंदु है संयोजकता। पहला क्वेश्चन है वो है परमाणु के तीनों कणों और उनके खोजकर्ता के नाम लिखिए। 3 कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो J.J. थॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की जो खोज है वो सबसे लास्ट में 1932 में हुई थी, जो J. चैडविक ने की थी। तो इस प्रकार 3 कण और 3 कणों के खोज करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2n² से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कौन से ऊर्जा स्तर में कुल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो 2n² से दर्शाते हैं, या n है वो कक्षा को या ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो सबसे बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 8 हो सकती है, जिसके आधार पर अष्टक नियम भी है, यानी कोई भी तत्व है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरने की इच्छा रखता है, जिसको न्यूलैंड का अष्टक नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। पहला है ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, प्रतीक है वो O होता है। प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसीलिए इसकी जो संयोजकता है वो 6 और -2 होती है। दूसरा है सोडियम, जिसका प्रतीक Na होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसके प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और तीसरे कोश में है वो 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इसीलिए इसकी संयोजकता +1 और -7 होती है। +1 सबसे ज़्यादा स्थायी होती है, जबकि -7 है वो स्थायी नहीं होती है। तीसरा है एल्यूमिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, प्रतीक है वो Al होता है। प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और तीसरे कोश में वो 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसीलिए इसकी संयोजकता है वो +3 और -5 होती है। +3 है वो स्थायी होती है, -5 है वो अस्थायी होती है। तो ये था कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अपने बुक में है वो परमाणु क्रमांक 1 से लगाकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनों का वितरण दर्शाया गया है। तो आप इन 3 ही तत्वों का नहीं करें, 1 से 20 तक के सभी तत्व हैं
उनके इस प्रकार के ऊर्जा स्तर बनाएं अपनी रफ कॉपी में और सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो भरें, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कोई सा भी एक से लगाकर 20 परमाणु क्रमांक तक पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में परमाणु की संयोजकता दर्शाइए। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है उसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता +1 और -7 दोनों होती। सभी लगभग जो तत्व होते हैं उन तत्वों की परिवर्तनशील संयोजकताएं पाई जाती है, जिनमें कुछ संयोजकताएं स्थायी होती है, कुछ अस्थायी होती है। कि +1 है वो स्थायी होती है, -7 है वो अस्थायी होती है। दूसरे के अंदर बाह्यतम कोश में 1 2 3 3 और 4, इसका मतलब है कि इसकी +4। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है जिसकी कार्बन में +4 और -4 दोनों होती है, लेकिन +4 ज़्यादा स्थायी होती है। तीसरे डायग्राम के अंदर बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5 6 7 8, बाह्यतम कोश में कुल 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और बाह्यतम कोश में 8 ही सीट होती है, इसीलिए किसी भी और इलेक्ट्रॉन की इनको आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे तत्वों को अक्रिय गैसें कहा जाता है, जो अक्रिय यानी जो अन्य किसी से क्रिया नहीं करती है। और अक्रिय जो गैसें होती हैं उन अक्रिय गैसों की संयोजकता है वो 0 होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ अक्रिय गैसें हैं जिनकी +1 और -1 भी संयोजकताएं पाई जाती है, लेकिन सामान्यतया उनकी संयोजकता 0 होती है, 0 होती है। कार्यपत्रक 18, विषय वस्तु परमाणु की संरचना, अधिगम बिंदु, परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान। फर्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संख्या परमाणु के कौन से कणों की संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु संख्या है वो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। परमाणु संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड संकेत किसको दर्शाता है। तो जेड संकेत है वो परमाणु संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नाभिक में जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, तो नाभिक में प्रोटॉन जिस पे प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन जो उदासीन होता है, दोनों की कुल संख्या को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है और दोनों की कुल संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या को ए से दर्शाया जाता है, जबकि परमाणु संख्या को जेड से दर्शाया जाता है। परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या को बताती है। परमाणु संख्या है वो हमेशा प्रोटॉनों की संख्या को बताती है, जबकि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को दर्शाती है। इसके बाद है तत्व परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करने का सूत्र लिखिए। देखो एग्जाम्पल लिया हुआ है नाइट्रोजन का, इसमें नीचे 7 लिखे हुए हैं, ऊपर 14 लिखे हुए हैं। 14 है वो द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है। द्रव्यमान संख्या का मतलब P+N प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। 7 है वो केवल परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। तो नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन है और 14 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, जो द्रव्यमान संख्या कहलाती है, ये परमाणु संख्या कहलाती है। ये इसका प्रतीक है, ये इसका प्रतीक द्रव्यमान संख्या जिसको ए से लिखते हैं, परमाणु संख्या जिसको जेड से लिखते हैं। फिर है
निम्नांकित तत्वों के परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या का मान लिखिए। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर जो 8 है वो परमाणु संख्या है, यानी प्रोटॉनों की संख्या है। ये प्रोटॉनों की संख्या है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, जो 16 है। कार्बन में परमाणु संख्या 6 है, यानी प्रोटॉनों की संख्या है। द्रव्यमान संख्या क्या है? P प्लस N, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या है, जो 12 है। हाइड्रोजन के अंदर परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या कितनी है? दोनों की संख्या है 2। इसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन में कुछ अलग टाइप का दिया हुआ है, 35.5 17। तो परमाणु संख्या यानी 17 है, यानी प्रोटॉनों की संख्या 17 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होती है, परमाणु क्रमांक है वो 17 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसकी 35.54, ये उसका औसत द्रव्यमान है, क्योंकि इसके 2 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 2 समस्थानिक होते हैं, जिनमें एक 35 म्यू होता है और दूसरा 37 म्यू होता है। दोनों के द्रव्यमानों में अंतर होता है और दोनों का औसत जो द्रव्यमान है वो 35.5 दिया हुआ है, जबकि एग्जैक्ट है वो 35.54 होता है। इसके 2 समस्थानिक होते हैं, जिनको क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 के नाम से जाना जाता है। ये थे आज के कार्यपत्रक 16, 17 और 18। सभी को आप अपनी नोटबुक में लिखें और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और कुछ सुधार के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।